मेरा नाम रुचिका है। मेरा पति बहुत ही प्यार करने वाला था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि मैं एक ऐसे पति की पत्नी हूँ जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शायद उसके अलावा मुझे कोई इतना प्यार नहीं करता। मेरे ससुराल में मेरे साथ ससुर और एक जवान ननंद थी। मेरे पति से बड़े 2 भाई भी थे। वो दोनों ही अपनी फैमिली के साथ दूसरे घर में रहते थे और मेरी ननंद तो घर पर कभी कभी आती थी। वो ज़्यादातर हॉस्टल में ही रहती थी। इस घर में अब हम सिर्फ 4 लोग ही रह गए थे। मेरा पति मुझे अपने माता पिता से बात नहीं करने देता था। हालांकि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी और ससुर भी, और दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते थे। इतनी अच्छी ससुराल मिलना और इतना अच्छा पति मिलना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। मैं जब भी अपने सास ससुर से बात करती तो मेरा पति मुझे उनसे बात करने के लिए मना कर देता था और खुद भी अपने माता पिता से ज़्यादा बात नहीं करता था। वो मुझे घर में बिल्कुल भी तैयार नहीं होने देता था। वो ना तो मुझे अपने अच्छे और नए कपड़े पहनने दिया करता था और ना ही मुझे बिल्कुल भी मेकअप करने दिया करता था। उसका कहना था कि तुम खुद को पूरी तरह से ढक कर रखा करो और घर में कोई भी रिश्तेदार आए उसके सामने आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे माता पिता से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। मैं उसकी इन बातों पर बड़ी ही हैरान हो जाती थी कि मैंने ऐसा आदमी पहली बार देखा था जो खुद अपनी पत्नी से मना करता हो कि वो उसके माता पिता से बात ना करे। मेरी सास इतनी अच्छी और संस्कारी औरत थी। वो मुझे हर बार अपने साथ मंदिर ले जाने के लिए कहती थी। मैं भी चाहती थी कि मैं अपने सास के साथ कहीं बाहर जाऊं क्योंकि वो मेरी माँ समान थी। लेकिन मेरे पति ने मुझे सख्त मना किया हुआ था कि माँ के साथ तुम्हें घर से बाहर कहीं भी नहीं जाना है। एक दिन मैं अपने पति के लाख मना करने के बावजूद भी अपनी सास के साथ बाहर चली गई। लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर के बजाय एक ऐसी जगह लेकर चली गई जहां जाने के बाद मेरे होश उड़ गए थे और मुझे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था क्योंकि मेरी सास तो मैं गांव की एक सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी। मेरे परिवार वाले कहते थे कि हमारी बेटी बहुत ही सीधी है। मैं सच में बहुत सीधी थी। मैं कुछ नहीं जानती थी। कहते हैं ना कि इंसान जिस माहौल में रहता है उसी माहौल के जैसा खुद को बना लेता है। जिस गांव में मैं रहती थी वहाँ के सारे ही लोग बहुत सिंपल और सीधे थे क्योंकि हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और हमारे छोटे से गांव की आबादी सिर्फ 25,000 लोगों की थी। हम लोग मामूली से लोग थे लेकिन हमारा गांव बहुत खूबसूरत था। हम गांव के लोगों ने ही उसे खूबसूरत बनाया हुआ था। एक दिन हमारे गांव में कुछ लोग हमारे गांव के सरपंच जी के यहाँ मेहमान बनकर आए हुए थे। वो लोग शहर से आए हुए थे। पूरे गांव में उन लोगों की बहुत चर्चा हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी जबकि मेरी 2 बहनें और थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। पर सब कहते थे कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो हमारी रुचिका बेटी ही है। मेरी 2 भाई थे और दोनों ही पिताजी के साथ खेती बाड़ी किया करते थे। हमारे गांव में ज़्यादातर खेती बाड़ी का ही काम होता था। गांव में सरपंच जी के यहाँ जो मेहमान आए थे वो हमारे गांव के सरपंच के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आए थे और इसी तरह वो हमारे गांव में भी जगह जगह टहल रहे थे। शहर के लोग हमारे गांव की खूबसूरती देख रहे थे। उनको हमारा गांव बहुत पसंद आया था। वो 4 लोग थे क्योंकि गांव के सरपंच जी का एक बेटा शहर में पढ़ाई करता था और वो चारों लड़के उसके दोस्त थे। उनमें से एक लड़का था मोहित, जिसने मुझे गांव के बाग में टहलते हुए देख लिया था। मैं वहां पर अपनी सहेलियों के साथ थी और झूला झूल रही थी। मेरी उम्र 20 साल थी जबकि मोहित की उम्र 28 साल थी। हम गांव की लड़कियां इन लोगों के बारे में बातें कर रहे थे कि ये शहर के लड़के हमारे गांव में आखिर क्या करने आए हैं। फिर मुझे मेरी एक सहेली ने बताया कि ये सरपंच जी के बेटे के दोस्त हैं और यहाँ पर घूमने आए हैं। मैंने उनसे कहा कि ये लोग मुझे इतनी घूर कर क्यों देख रहे हैं। हम लड़कियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम लोग बाग से अपने घर वापस आ गए थे। हमारे गांव में लड़कियां लड़कों से दोस्ती नहीं करती थी और ना ही उनसे ज़्यादा बातचीत करती थी। फिर धीरे धीरे मेरा सामना मोहित से कई बार हुआ। मोहित को न जाने मेरे अंदर क्या नज़र आता था कि वो मुझे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखता था। मुझे उसकी नज़रें अच्छी लगने लगी थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मोहित हमारे गाँव से अपने घर वापस जा रहा है। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था। मैं उससे मन ही मन प्यार करने लगी थी। मैं बहुत सीधी थी लेकिन न जाने क्यों मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा था। अगले दिन मोहित अपने शहर वापस जाने वाला था। मेरी हालत बुरी हो रही थी। मेरे दिमाग में बार बार मोहित का ख्याल घूम रहा था। मैं आज भी बाग में गई थी। जब रास्ते पर ही मोहित ने मुझे रोक लिया। मेरी सारी सहेलियां मेरे साथ थी और हमें इस तरह से देखकर वो चौंक गई। मैं अपनी सहेलियों को देख रही थी जो मोहित को इस हरकत पर बहुत घबरा गई थी। मोहित ने सारी लड़कियों के सामने मुझसे कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे जाकर पेड़ों के पीछे ले गया। वहाँ जाने के बाद मुझसे कहने लगा, देखो रुचिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
आज मैं अपने शहर जा रहा हूँ। मैं यहाँ से अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दबा कर नहीं लेकर जाना चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने मोहित से कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। मेरे पिताजी मुझे जान से मार देंगे अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो। मोहित मुस्कुराया और कहने लगा, मैं यहाँ के रिवाज अच्छी तरह से जानता हूँ। इतने दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। इस गांव के रीत रिवाज के जानने के लिए ही आया था और यहाँ रहते हुए मुझे गांव के हर इंसान के बारे में खबर हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे तुमसे प्यार भी हो गया है। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वहाँ शहर में मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, मेरी एक बहन भी है, वो सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। मोहित की बात सुनकर मैं घबरा गई थी। वो मुझे भाग चलने के लिए कह रहा था। मैं ऐसे अपने माता पिता की इज्जत को रौंद कर नहीं जा सकती थी। अचानक आज ही उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और आज ही वो मुझे अपने साथ भागने की बातें कर रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। उधर मेरी सहेलियां हम लोगों को बड़ी गौर से देख रही थी कि न जाने हम दोनों के बीच क्या बातें चल रही हैं। मेरे यहाँ पर रहते हुए ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन मेरे दिल में मोहित के लिए अरमान जाग रहे थे। एक तरह से तो मैं मोहित को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मोहित देखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था और अमीर परिवार से था। और दूसरी तरफ मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया था, मैं उन लोगों को भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मोहित ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कंफ्यूज हो रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो। जब शादी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स खुशी खुशी मान जाएंगे। शादी करने के बाद कोई भी माता पिता अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रहते, और फिर नाराज़गी भी कुछ ही दिनों तक की होती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। मोहित की बात मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई थी, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं अभी और इसी समय मोहित के साथ चलती हूँ। बाद में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत सीधी थी और आज यही सीधीपन मुझे ले डूबा था। मैं अपनी सहेलियों की नज़र से बचकर पेड़ों के पीछे से ही मोहित के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर शहर भाग आई थी। मोहित के बाकी के दोस्त पहले ही जा चुके थे। जब गांव में ये खबर फैल गई तो न जाने वहाँ के लोगों का और मेरे माता पिता का क्या रिएक्शन हुआ था। मोहित के दोस्त ने उसे बता दिया था कि गांव वाले जान गए हैं, मैं सरपंच जी के बेटे के दोस्त के साथ शहर भाग आई हूँ। लेकिन हमारे गांव से कोई भी लड़की अगर भाग जाती थी, वो दोबारा गांव में कदम नहीं रख सकते थे। इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन वो लोग मुझसे बहुत नाराज़ हुए थे। उन लोगों ने मुझे सारे संबंध खत्म करने का फैसला कर लिया था। ऐसा करने पर मेरा दिल का बहुत दुखा था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को शहर में जाकर शुरू करना चाहती थी। मोहित के पेरेंट्स ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई थी, मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उन लोगों ने मोहित से कुछ नहीं कहा था और खुशी खुशी उसके साथ मेरी शादी करवा कर मुझे अपने घर की बहू बना लिया था। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि मोहित के पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, मोहित से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। उसकी एक जवान बहन भी थी, वो हॉस्टल में रहती थी। मोहित मेरे सास ससुर में से किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी बहन से भी उसे मैंने कॉल पर बातें करते हुए नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो उनसे नाराज़ है, हालांकि नाराज़ तो उसके पेरेंट्स को होना चाहिए था। फिलहाल मेरी ज़िंदगी मेरे ससुराल में बहुत अच्छी गुजर रही थी। मोहित मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। मोहित मुझे अभी तक कहीं पर लेकर नहीं गए थे। एक दिन मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी, कल हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी है, कल तुम तैयार रहना, हम सब लोग वहाँ पर शादी में जाएंगे। मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझे मुँह दिखाई पर बहुत सारी ज्वेलरी गिफ्ट की थी। अभी तक मैंने उनको पहना नहीं था। मैं खुश हो रही थी कि कल जब हम लोग शादी में जाएंगे तब मैं ये सब पहन लूँगी। मैं चाहती थी कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगूं, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मुँह दिखाई पर दी जाने वाली सारी ज्वेलरी और मेरे पति ने जो मुझे शादी की पहली रात डायमंड की अंगूठी गिफ्ट की थी, वो सब कुछ पहन कर जाऊंगी। सब लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। शादी में किसी के पास भी इतनी अच्छी और महंगी ज्वेलरी नहीं होगी, वहाँ पर तो मेरी खूब तारीफ होगी। फिर अगला दिन भी आ गया था। तैयार होने के बाद मैं जैसे ही वो ज्वेलरी पहनने लगी तो उसी टाइम मेरे पति कमरे में आ गया था और देखते ही हैरान होकर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो रुचिका, ये सब तुमने क्यों पहन रखा है, उतारो जल्दी से इस सब को। मेरा पति बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर तो मैं हैरान रह गई थी कि इसमें भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने ज्वेलरी ही तो पहनी थी, कोई गलती तो नहीं की थी जो मेरा पति अचानक इतने गुस्से में हो गया था। मैंने अपने पति से कहा, आखिर इतना गुस्सा होने की वाली क्या बात है,
मेरा पति एकदम नरम हो गए थे और कहने लगे, तुम्हें पता तो है कि आजकल के हालात कैसे हैं, तुम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर चली जाओ। मैंने अपने पति को मासूम नज़रों से देखा और कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आज हमें शादी में जाना है, वहाँ पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर जाऊँगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, जबकि सबको पता है कि मेरी शादी कितने अमीर आदमी से हुई है। मोहित कहने लगा, तुम समझ नहीं रही हो, मैं नहीं चाहता कि कोई ये जेवर देखे, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं और किसी की भी नीयत इन पर खराब हो सकती है। तुम मेरी बात को मानो, ये जेवर पहनकर मत जाओ। अपने पति की बात किसी भी हाल में मैं नहीं मानना चाहती थी, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से वो जेवर छीन लिए और कहने लगे, तुम्हें जेवर पहनने का बहुत शौक है तो घर में पहनो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात याद रखो, जब भी तुम घर से बाहर निकलोगी तो तुम कभी भी किसी भी फंक्शन या किसी मौके पर इन जेवर को नहीं पहनोगी। ये मैं पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ। मेरा पति ये कहकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं तो उलझन का शिकार हो रही थी कि आखिर मोहित ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहीं कंजूस तो नहीं? वैसे तो वो काफ़ी अमीर हैं और हर दिन मुझे सोने या हीरे की कोई ना कोई चीज़ देते रहते हैं। मेरी शादी को भले ही अभी 1 हफ्ता हुआ था, लेकिन इस 1 हफ्ते में मेरे पति ने मुझे काफ़ी सारे जेवरात दे दिए थे, जबकि मेरी सास ने मुझे अपने खानदानी जेवर दिए थे। जब दूसरों को दिखाने की बात और अपना स्टेटस शो करने की बात होती तो मेरा पति मुझे मना कर दिया करता था। हालांकि मैंने कई बार कहा कि मुझे कहीं जाने पर तो ये सब कुछ पहनने दिया करो, लेकिन वो नहीं मानता था। कहता था कि ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए हैं और ये सिर्फ तुम घर में ही पहनोगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। मेरी नई नई शादी थी और मैं अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने उनके कहने में आकर शादी की थी। वो एक अच्छा इंसान था। उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं तो उसको भी पूरी तरह से नहीं जानती थी और न ही उसके माता पिता को या उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। मैंने तो कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी। बस उस दिन उसकी बातों में आकर अपने गाँव से भाग आई थी। लेकिन मुझे भी वो पसंद था। सबसे बड़ी खूबी उसके अंदर ये थी कि वो एक अमीर इंसान था जो मेरे सारे सपने पूरे कर सकता था। और फिर उसने मुझे खुद ही पसंद किया था, इसलिए तो मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली और मेरी शादी को अब लगभग 15 दिन हो गए थे। हमारे गांव में जब अमीर लड़के घूमने के लिए आते थे तब मैं उनको देखकर यही सोचती थी कि इनमें से कोई एक अमीर लड़का हो जो मुझे भी पसंद कर ले और मुझसे शादी कर ले, क्योंकि हमारे गाँव में सारे ही साधारण और गरीब लोग थे जो अपनी इस गरीबी भरी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन मैं शहर के लोगों को देखकर बहुत खुश होती थी और यही सोचती थी कि शहर के लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। इसलिए मेरी हमेशा से यही चाहत थी कि मेरी शादी भी शहर के ही किसी अमीर और हैंडसम लड़के के साथ हो। भगवान ने शायद मेरी इस प्रार्थना को जल्द ही कबूल कर लिया था। लेकिन मुझे आज भी अपने माता पिता की बहुत याद आती है। उनमें से किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। मैं भी उनसे बात करती तो किस मुँह से करती, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कदम जो उठाया था, मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया था। पर मुझे खुशी इस बात की थी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। गांव से शहर आते समय मेरा दिल धड़क रहा था और मैं रास्ते में यही सोच रही थी, क्या मैंने मोहित के साथ आने का फैसला सही भी किया है या नहीं। लेकिन फिर मैं सोच लिया था कि मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और शादी की पहली रात में मुझे अपने इस फैसले पर गर्व नहीं हुआ था। जब मेरे पति ने मुझे मुँह दिखाई पर डायमंड की अंगूठी दी और सोने का सेट दिया, इतना महंगा गिफ्ट जो मैंने पहली बार देखा था, और फिर मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ आने के बाद मेरे तो पैर जमीन पर ही नहीं थे। तब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जो मेरा पति मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा था, इस बीच हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक भी शुरू हो गई थी। वो भी सिर्फ इसी वजह से कि मैं उसके दिए हुए जेवर को कहीं पहन कर ना जाऊं, और उन्होंने मुझसे इस बात से साफ इनकार कर दिया था। मैंने खुद को ठंडे दिमाग से समझाया कि मुझे उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो भी बात थी सुकून से सुननी चाहिए थी, यही मेरे लिए बेहतर होगा। इसलिए मैंने उनसे लड़ाई करना ठीक नहीं समझा। उस दिन तो मैं शादी में नहीं गई थी, लेकिन आज हमें कहीं दूसरी जगह से इनविटेशन आया हुआ था। आज भी मेरे अपने पति से इसी बात पर बहस हुए थे, पर मैंने खुद को जैसे तैसे समझा लिया था और फिर हम दोनों पति पत्नी शादी में चले गए थे। ये दिन तो अच्छे से गुजर गया था और मैंने इस बात पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया था, क्योंकि मैं हरगिज़ भी अपने पति के साथ झगड़ा करके अपने शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। बड़ा सा घर था, गाड़ी थी, और जो मैं अपने पति से मांगती हूँ वो सब कुछ मुझे मिल जाता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से वही मैटर हो गया था। थोड़े दिनों के बाद मैं मार्केट जाने के लिए तैयार होने लगी तो मैंने सोचा कि अपने कानों में सिंपल से गोल्ड के ईयरिंग पहन लेती हूँ। मैंने तो पहले एक अच्छी सी साड़ी निकाली और उसके साथ अच्छा सा मेकअप करके अच्छी तरह से तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगी।
तभी अचानक मेरा पति घर के अंदर आ गया और मुझसे कहने लगा कि तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो और तुमने ये गोल्ड की ईयरिंग क्यों पहने हुए हैं। मैंने अपने पति से कहा, ये तो सिंपल से ही ईयरिंग है, इसको पहनने में भी क्या प्रॉब्लम है। मेरा पति कहने लगा, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें जो कुछ भी पहनना है आर्टिफिशियल पहनना है, गोल्ड या डायमंड की कोई भी चीज़ पहनकर घर से बाहर नहीं निकलना है। मुझे पता था कि मेरा पति कहेगा कि इन ईयरिंग को उतार कर घर से बाहर जाओ। मैंने उनके कहने से पहले ही ईयरिंग उतार कर उनके हाथ पर रख दिए थे, मगर मुझे हैरानी तब हुई थी जब मेरे पति ने मुझे बाजू से पकड़कर रोकते हुए कहा, तुम ये अपनी नाक में गोल्ड की नोजरिंग पहनकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैंने चिल्लाकर अपने पति से पूछा कि अब इस छोटी सी सोने की नथ में क्या परेशानी है। अब तो मैंने सारे जेवर उतार दिए हैं जिनके पहनने से आपको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैं अपनी नाक में ये छोटी सी नथ तो पहन ही सकती हूँ ना। मेरे पति कहने लगे, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम सोने की कोई भी मामूली सी चीज़ पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकती। और तुम घर से बाहर क्यों जा रही हो और क्या करने जा रही हो? चलो घर के अंदर जाओ। अपने पति की बात सुनकर मेरा मूड खराब हो गया था। मैं खामोशी से घर के अंदर आ गई थी। अब जिस तरह से दिन गुजर रहे थे, मुझे अपने पति पर गुस्सा आने लगा था। मुझे लगने लगा था कि मैंने मोहित से शादी करने के बाद बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोहित के अंदर सारी बातें बहुत अच्छी थी, मगर जहाँ ज्वेलरी की बात आती थी वो वहाँ पर मुझसे बहस पर अड़ जाता था और किसी भी हाल में मुझे ज्वेलरी पहनकर घर से बाहर नहीं निकलने देता था। पता नहीं वो ऐसा क्यों करता था। मैं यही सब कुछ सोच सोच कर कन्फ्यूज़ हो रही थी। अगर उसे जेवर से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो फिर वो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई सोने की चीज़ क्यों ला कर देता था। मेरे पास काफ़ी सारा जेवर इकट्ठा हो गया था। मेरा पति मुझे हर दूसरे तीसरे दिन सोने का नया सेट या अंगूठी लाकर दे दिया करता था और उनको पहनने की परमिशन नहीं देता था। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि वो मुझे जब ये सब कुछ पहनने नहीं देता था तो फिर ला कर देता ही क्यों था। मैं जब अपने पति से इस बात की बहस पर उतर आती तो वो कहते कि अगर तुम इन सबको पहनकर बाहर गई तो तुम नहीं जानती कि तुम्हें कितना बड़ा खतरा हो सकता है और ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें भी खुलकर नहीं कुछ बता सकता। मुझे लगा मेरे पति को शहर में होने वाली वारदातों का डर है, क्योंकि मैंने सुना था कि शहर में चोरियां बहुत होती है, लेकिन कोई दिन दहाड़े तो हमें लूट कर नहीं ले जा सकता। चोर को अगर चोरी करनी होगी तो वो हमारे घर से भी आकर हमारा जेवर चोरी करके ले जा सकता है। जरूरी तो नहीं था कि मैं जब जेवर घर से पहन कर निकलती तभी वो चोरी होने थे। मेरा पति घर में अपने माता पिता से भी कोई बातचीत नहीं करता था। मैंने कई बार इस बारे में अपनी सास से पूछने की कोशिश भी की, पर वो मुझे किसी न किसी बात में उलझाकर मेरे दिमाग से इस सवाल को निकाल दिया करती थी। मेरे बाहर पढ़ने वाली ननंद बहुत अच्छी थी। वो मुझसे कॉल पर बातें करती थी, मेरे हालचाल के बारे में पूछती थी। एक बार मैंने उसे इस सब के बारे में बता दिया तो वो भी थोड़ी कंफ्यूज हुई थी, लेकिन उसने मुझे बताया था कि भैया मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते। हालांकि मैं उनकी इकलौती बहन हूँ, पर भैया के बिहेवियर को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। आप बहुत लकी हो जिसको भैया ने पसंद किया। मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो आपको सोने के जेवरात पहनकर घर से क्यों नहीं निकलने देते, इस बारे में तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रही हूँ, इसलिए मुझे घर के बारे में कुछ पता नहीं है। जितनी बात मेरी मम्मी पापा से होती है उतनी ही बातें मुझे पता होती हैं, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने पति से नाराज़ हो गई थी कि भला ये क्या बात हुई। मेरा पति जब रात को मेरे लिए सोने की कोई नई चीज़ लेकर आता तब मैं उसे लेने से इनकार करने लगी थी। मैंने उनसे कह दिया था कि ये सामान नहीं ले सकती जब तक आप मुझे इसको पहनने की परमिशन नहीं दे देते। मेरे पति इस बात पर खामोश हो गए थे और उन्होंने कहा, रुचिका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस इस बात पर मजबूर हूँ कि मैं नहीं चाहता कि इस बात पर बहस बढ़े और हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। देखो मैंने तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से ये सारा जेवर बनवा कर दिया है, इसको तुम अपने पास संभाल कर रखो, ये मुश्किल वक्त में हमारे लिए काम आएगा। मैंने अपने पति से कहा, मेरे पास काफ़ी सारा जेवरात इकट्ठा हो गया है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। और फिर आपकी मम्मी का भी काफ़ी सारा खानदानी जेवर था जो उन्होंने मुझे दे दिया है। मेरा पति कहने लगा, वो उनका खानदानी जेवर नहीं था, वो मैंने ही उनको अपनी मेहनत की कमाई से लाकर दिया था। उनके पास भी सोने के जेवरात ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए उन्होंने थोड़े से तुम्हें दे दिए। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आखिर मेरा पति ऐसा क्या काम करता है कि वो हर दिन नई सोने की चीज़ लेकर आता है। मुझे तो देता ही है, साथ ही साथ अपनी माँ का भी जेवर इतना बनवाया हुआ है कि उनके पास भी उसको रखने के लिए जगह नहीं है, और वो झूठ बोलकर ये सब कुछ मुझे दे रही है। मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मैंने इस बारे में अपने पति से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा, मैं तो आप पर बहुत भरोसा करती हूँ, तभी तो आपके साथ यहाँ पर आ गई हूँ। मेरे पति ने कहा, बस इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारती रहो। मैं अपने पति से नाराज़ थी। उन्होंने बातों ही बातों में मुझे मनाने के लिए मुझे बहुत सारी नई साड़ियाँ गिफ्ट की थी, जिनको देखकर मैं खुश हो गई थी।
मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था, बल्कि पूरा बंगला था। इस घर में हर फैसिलिटी मौजूद थी। मेरे पति ने मुझे एक सोने का सेट दिया और कहने लगा, मैं तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखूंगा। तुम जब भी घर से बाहर जाओगी तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। मुझे अपने पति की इस चर्चा से कुछ भी समझ नहीं आई थी कि आखिर इसके पीछे उनका क्या मतलब है। उनकी किसी से प्रॉब्लम थी या किसी से डर था, ये तो मैं नहीं समझ पाई थी। पता नहीं वो इस तरह बातें क्यों कर रहे थे और मेरे सामने ऐसी अजीबोगरीब शर्त क्यों रख रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं अपने पति की आदत के बारे में अपनी सास से दोबारा से बात करती हूँ, और अब की बार मैंने ठान लिया था कि वो मुझे टालने की कोशिश करेगी तो मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगी और अपने सवाल का जवाब उनसे लेकर ही रहूंगी। मैं अपनी सास के कमरे में उनसे मिलने के लिए गई तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मुझे नौकरानी ने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है और 2 दिन बाद ही वापस आएंगे। उन्होंने मुझे कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा मोबाइल साइलेंट था, इसलिए वो नौकरानी से कहकर चली गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बारे में किससे पता करूं और कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूं। ऐसे तो मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मेरे पति की ये बहुत अजीब हरकत थी कि वो मुझे एक चीज़ देकर मेरा मन ललचाता रहता था और फिर उसी चीज़ को मेरे मन से दूर करने की कोशिश भी करता था। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मोहित आखिर क्या काम करता है। कहने को तो उसने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी होने नहीं दी थी, मगर फिर भी मैं इस शर्त के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी, क्योंकि मुझे इस सब की वजह पता नहीं थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक घबराकर मेरी आंख खुल गई, क्योंकि मेरे पति के नंबर पर रात के 3 बजे अचानक किसी की कॉल आई थी। मेरे पति ने कॉल रिसीव की और धीमी आवाज़ में बात करने लगे। मेरे पति को नहीं पता था कि मैं उनकी कॉल आने पर जाग गई हूँ। मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मैं अभी भी गहरी नींद में सो रही हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पति किसी से कह रहे थे कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं नहीं आ सकता, कल किसी बड़ी जगह हाथ मारेंगे। और फिर इसके बाद मेरे पति ने न जाने 5 मिनट तक धीमी आवाज़ में क्या बातें की थी। उसके बाद कॉल काट दी थी और मेरा पति सो गया था। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे पति के पास रात के इस समय किसका फ़ोन आया था और वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। मैं सो गई थी, लेकिन सुबह भी मैं इसी बात को सोच सोचकर परेशान ही हो रही थी। अगली रात फिर से अचानक रात के समय मेरी आंख खुल गई थी, लेकिन मैंने जैसे ही अपने बिस्तर पर पलट कर देखा, मेरा पति बिस्तर पर मौजूद ही नहीं था। मुझे लगा शायद वो वॉशरूम में होंगे, लेकिन वो तो वॉशरूम में भी नहीं थे। मेरा पति क्या करता फिर रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा पति बिस्तर पर मौजूद था और फिर दोपहर के टाइम पर उन्होंने मुझे एक सोने की चेन गिफ्ट की थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति ये सोने की चेन कब लेकर आए। मैं अपने पति से कहा, आपने ये गिफ्ट मुझे रात को क्यों नहीं दिया? तो वो कहने लगे, रात में तुम्हें ये देना भूल गया था, इसलिए अभी रख लो और खुश हो जाओ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे न जाने क्यों मुझे मोहित पर शक होने लगा था। इतना सोना तो किसी भी अमीर इंसान के पास नहीं होता जितना मेरे पति के पास आ रहा था। पता नहीं क्या मैटर था, और फिर रात को उनके इस तरह से घर से गायब होना मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी 2 रातें और गुजर गई थी। ना तो अब मेरे पति घर से बाहर गए थे और ना ही इन दिनों उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट दिया था। लेकिन एक दिन मेरे पति चोरी चुपके किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं दोपहर को आ जाऊंगा अपना हिस्सा लेने के लिए। देखो, मैं चाहता हूं कि मेरा जितना भी हिस्सा है वो सब मेरी पत्नी के पास इकट्ठा होता रहे, और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी चोरी एक न एक दिन सारे लोगों के सामने पकड़ी ही जाएगी। तो मैं अपनी पत्नी की नज़रों में बेइज्जत नहीं होना चाहता। यहाँ जो कुछ भी है वो इन सब लोगों का है, और इन लोगों का मुंह तो मैंने बड़ी मुश्किल से बंद किया है। लेकिन अगर रुचिका को कुछ भी पता चल गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं गांव से बहुत बहला फुसला कर अपनी बातों में लेकर उसे यहाँ लेकर आया हूँ। बेचारी अपने पेरेंट्स को छोड़कर मेरे साथ यहाँ रह रही है, लेकिन हर रोज़ वो मुझसे सवाल करती है। मैं उसे ये सामान गिफ्ट तो करता हूँ, लेकिन वो इस सब में से किसी भी चीज़ को पहन ही नहीं सकती, क्योंकि उसे मैंने मना किया हुआ है। मोहित की ये सारी बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि आखिर वो ये सब किस तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर वो ऐसा क्या करते हैं। मुझे तो अब अपने पति पर शक नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया था कि मेरा पति ज़रूर कोई गलत काम कर रहा है। मैंने अब अपने पति पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। मैं रातों को भी अपने पति पर नज़र रख रही थी, पर मेरा पति इन 2-3 दिनों में कहीं पर भी जा ही नहीं रहा था, और मेरी सास भी अभी तक नहीं आई थी। मेरे ससुर भी वो मेरी सास के साथ ही गए हुए थे, लेकिन इन दोनों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए इतना टाइम क्यों लग रहा था? उन लोगों को आ जाना चाहिए था।
एक दिन मेरे पति के पास किसी की कॉल आई और मेरे पति ने कहा मैं आधे घंटे में आता हूँ। मुझे अपने पति का पीछा करने का अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपने पति के पीछे जाकर देखूं कि आखिर ये सब कुछ क्या मैटर है। मेरा पति घर से निकल गया तो उसके फौरन 5 मिनट बाद ही मैं उसका पीछा करते हुए घर से निकल गई थी। लेकिन ये बात बड़ी ही अजीब थी कि इतनी सारी कार होते हुए भी मेरा पति रिक्शा लेकर क्यों गया था। मैं अपने पति का दूसरे रिक्शा में बैठकर पीछा करने लगी थी। मेरा पति एक अजीब सी जगह पर जाकर रुक गया था। मैं इस शहर के रास्तों को नहीं जानती थी, इसलिए मैं रिक्शा वालों पर निर्भर थी। मेरा पति रिक्शा से उतर गया था। मैंने अपना मुंह दुपट्टे से छुपाया हुआ था ताकि मेरा पति मुझे पहचान ना सके। मेरा पति एक छोटे से घर में चला गया था। वहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। मैंने घर के अंदर झांक कर देखा तो वो सब लोग मेरे पति के आने का ही इंतजार कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इन लोगों के पास तो बहुत सारा जेवर था। इतना सारा सोना आखिर इन लोगों के पास क्या कर रहा था, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन लोगों ने उसमें से थोड़ा सा सोना निकालकर मेरे पति को दे दिया और कहा कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल चुका है, अब तुम जा सकते हो। मेरे पति ने कहा पुलिस वालों को भी पैसे देने होते हैं, पुलिस वालों को पैसे तुम खिला देना, क्योंकि हर बार मैं ही पुलिस को पैसे देकर उनका मुंह बंद करवाता हूँ और फिर अपने हिस्से में से भी मुझे ही पुलिस वालों को देना पड़ता है। उन आदमियों ने मेरे पति को कुछ समझाया और फिर मेरा पति वहाँ से बाहर निकल गया। मैं समझ गई थी कि मेरा पति क्या काम करता है। मैं खामोशी से घर को वापस आ गई थी। जब मेरा पति घर आया तो मैं पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज मैं उसके मुंह से ही उसकी सच्चाई को जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है और ये सब क्या करता फिर रहा है। मेरा पति जब घर आया तो मैं उसके सामने खड़ी हो गई और मैंने उससे सवाल कर दिया था। मेरा पति मुझे देखकर चौंक गया था कि मैं उससे ये किस तरह का सवाल पूछ रही हूँ। मैंने अपने पति से कहा मैं जानती हूँ कि तुम ये सोना कहाँ से लेकर आ रहे हो, इसलिए तुम्हें अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरा पति मेरे सामने शर्मिंदा हो रहा था। फिर उसने मुझे वो बात बताई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति ने बताया दरअसल ये बंगला उसने सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए किराए पर लिया था और वो लोग उसके माता पिता नहीं हैं, बल्कि उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जिस लड़की से मैं फ़ोन पर बातें करती थी वो मेरा पति की दोस्त है, ताकि मुझे ये पूरा यकीन हो जाए कि वो फैमिली मोहित की ही है। मोहित ने ऐसा मुझसे शादी करने के लिए किया था। मोहित के पास काफ़ी सारा सोना है पर वो उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि वो सारा सोना बैंक से चोरी किया गया था। उसका पूरा ग्रुप बना हुआ है। ये सब लोग बैंक में डकैती डालते हैं और वहाँ से लॉकर में रखा हुआ सारा सोना चोरी कर लेते हैं। पुलिस अभी तक इन लोगों को पकड़ नहीं पाई है, क्योंकि ये लोग नकाबपोश चोर हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। मेरा पति और उसके ग्रुप के लोग किसी भी दिन पुलिस के हत्थे से लग जाएंगे। मेरा पति हमारे गांव के सरपंच के यहाँ गया था और जब उसने गांव में मुझे देखा तब वो मेरा दीवाना हो गया था। लेकिन वो तो पहले से ही चोर है। उसने मुझे अपनी बातों में ले लिया और मेरी खातिर उसने इस बंगले और नकली माता पिता का अरेंजमेंट कर लिया ताकि मैं उससे शादी कर लूं और उसके साथ यहाँ पर रहूं। यही वजह थी कि वो अपने नकली माता पिता से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, तभी तो उसके नकली पेरेंट्स ने मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया था। और जो लड़की मुझसे फ़ोन पर बातें करती थी वो उसकी बहन नहीं थी, उसकी दोस्त थी। वो दूसरे शहर में नहीं पढ़ती बल्कि उसके ही ग्रुप की एक चोरनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। मुझे मोहित जेवर पहनकर घर से बाहर निकलने के लिए इसलिए मना करता था कि अगर मैं जेवर पहनकर घर से बाहर निकल गई तो कोई भी इंसान इस जेवर को पहचान सकता है और इससे मेरे पति की पकड़ हो सकती है। मोहित बहुत चालाक इंसान था। उसने मुझे शादी के 2 महीनों तक बेवकूफ़ बनाया। अब उसके पास काफ़ी सारा जेवर इकट्ठा हो गया था और उसने जो अपने नकली माता पिता बने हुए थे उनको भी उसने चोरी किया हुआ ही सामान गिफ्ट किया था ताकि वो लोग उसकी बातों में आ जाएं और उसके माता पिता बनने की एक्टिंग करें। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये चोरी का माल है तब उन्होंने अपना सारा जेवर मुझे दे दिया और खुद यहाँ से बहाना बनाकर चले गए। उन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस में मोहित और उनके ग्रुप के रिपोर्ट दर्ज करवा सकते, क्योंकि मोहित बहुत खतरनाक है और उसने उन दोनों को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसलिए वो लोग बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। मोहित नहीं चाहता था कि मुझे इस सब के बारे में पता चले, लेकिन मैं अपना काम कर चुकी थी। जब मैं मोहित की सच्चाई देखकर घर से आई थी तो घर आते ही मैंने सबसे पहले पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। थोड़ी ही देर पर पुलिस पहुंचने वाली थी। मोहित ने कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और आधे से ज़्यादा झूठ उसने मुझे पाने के लिए बोला था। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपना काफ़ी सारा सोना इकट्ठा कर लिया था और वो मुझे विदेश लेकर जाना चाहता था ताकि वो यहाँ का सोना वहाँ बेचकर मेरे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके और मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ खबर भी ना हो कि वो क्या करता है। लेकिन भगवान की करनी अच्छी थी कि मुझे उस पर शक हो गया था। मोहित मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि मैं उसे माफ़ कर दूं, लेकिन मैंने उसकी खातिर अपने माता पिता को छोड़ा था और उन लोगों को बिना बताए उसके साथ यहाँ आ गई थी।
मुझे नहीं पता था कि मोहित इतना घटिया इंसान है। पुलिस ने मोहित को अरेस्ट कर लिया और साथ ही साथ उसके ग्रुप के सारे लोगों को भी अरेस्ट कर लिए थे जो बैंक में डकैती डालते थे। ये इतने चालाक चोर थे कि उनके बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका था। पुलिस इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि ये लोग बंदूक की नोक पर चोरी करते थे। आज ये सब लोग पुलिस के हवाले थे। पुलिस वालों ने मुझे इनाम देने का फैसला किया था, लेकिन मैं किसी इनाम को नहीं लेना चाहती थी, बल्कि मैं तो इतना चाहती थी कि मेरे माता पिता मुझे माफ़ कर दे और मुझे वापस अपने पास बुला ले। मैं अपने उसी गांव में और उसी सिंपल ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मोहित की हकीकत जानने के बाद मुझे ये बंगला, रुपया, पैसा और ये शहर बहुत बुरा लगने लगा था। मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि मैंने जो गलती की है आप लोग चलकर मेरे पेरेंट्स को मना ले, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरे साथ गांव चली गई थी और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मना लिया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स को इस बात पर बहुत खुशी हुई थी कि मैंने ऐसे चोरों को पकड़वा कर अच्छा काम किया है। लेकिन इससे पहले वो लोग मुझसे बहुत नाराज हो रहे थे क्योंकि मैं उनकी इज्जत को रौंद कर शहर गई थी। अब इस कहानी को 5 साल गुजर गए हैं। मैं गांव में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी गांव में काफ़ी बेइज्जती हो गई थी। मैं शहर के लड़के के साथ भाग गई, इसलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मेरे भाग्य में जहाँ पर मेरी शादी होना है होगी तो हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह से मैंने मोहित पर भरोसा करके अपने आँखों पर पट्टी बांध ली थी, इस तरह से आप लोग बिल्कुल भी ना करें और किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा ना करें। उसके बारे में सारी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।